खुशहाल जीवन के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप सही समय पर राइट डायरेक्शन का चुनाव करें। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि समय समय पर आपकी उस विकास की दिशा में कठिनाई रूपी स्पीड ब्रेकर्स आते रहेंगे, जो शायद कभी आपको रोकने की कोशिश करें तो कभी आपकी गति को धीमा करने की कोशिश करें। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि अपने प्रयासों की गाड़ी को लगातार आगे बढ़ाते रहना है और तय मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार सफर करते रहना है। नमस्कार, मैं निधि घर परिवार के आज के इस अंक में हमारे सभी दर्शकों का बेहद स्वागत और अभिनंदन करती हूं, जहां आज बात आपके सुरक्षित सफर के बारे में ही हम करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है सुरक्षित परिवहन, सुरक्षित भविष्य। विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस आज हम सभी मना रहे हैं और ये बेहद ज़रूरी होता है कि जब हम रोज़मर्रा के जीवन में यात्रा कर रहे होते हैं, रोड पर मौजूद होते हैं, तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे फिर आप गाड़ी चला रहे हों, खुद यात्रा कर रहे हों, सवारी के तौर पर आप मौजूद हों, पैदल चल रहे हों या आपके आसपास कोई और ड्राइव कर रहा हो, क्योंकि जब आप सुरक्षा चुनते हैं तो न सिर्फ आप अपनी सेफ्टी को तवज्जो देते हैं, बल्कि आसपास चल रहे वाहन और ड्राइवरों की सेफ्टी को भी इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। सार्वजनिक परिवहन न सिर्फ पोल्यूशन को रोकने का काम कर रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी एक महती भूमिका निभाता है। लोगों को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए, यातायात नियमों को पालन कराने के लिए, साथ ही साथ लगातार सार्वजनिक परिवहनों का जो बढ़ोतरी है उनके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस लगातार मनाया जाता है 10 नवंबर को। और आज इसी विषय पर ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग के अपर आयुक्त पुष्प सेन सत्यार्थी जी। सर, आपका बेहद बेहद स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो जब भी हम सार्वजनिक परिवहन की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं पूरक के तौर पर भी काम करते हैं। तो सर, देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक परिवहन की क्या कुछ भूमिका है? देखिए, देश की ही अर्थव्यवस्था नहीं, मानव के विकास की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जब से पहिए का आविष्कार मनुष्य ने किया है, उसके बाद में उसके विकास की दिशा और गति दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। पहिए के विकास ने जो है मनुष्य के जीवन की कहानी ही बदल दी और वो बहुत तेज़ी से भागने लगा। लेकिन पहिए के विकास के साथ साथ जो है हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इस पहिए में कहाँ पर ब्रेक लगाना है, किस तरह से चलाना है। जब हम इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है मजबूत होगी और हमारा देश भी सुरक्षित होगा, हमारे नागरिक भी सुरक्षित होंगे। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्टेशन की महती भूमिका है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के जो है कोई भी विकास संभव नहीं है। मोटे शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की यदि कोई रीढ़ है तो वो है परिवहन व्यवस्था। सर, जब हम सुलभ परिवहन सुविधाओं की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सुलभ और सहज परिवहन व्यवस्था का सीधा तात्पर्य यह है कि राज्य ऐसी परिवहन व्यवस्था स्थापित करे जो सभी नागरिकों के लिए जो है मुहैया हो जाए, प्राप्त हो जाए और वह सहज भी हो, सुलभ भी हो, सुरक्षित भी हो। तो हमें सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को जो है व्यवस्थित ढंग से स्थापित करना है राज्य को। यदि हम व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की स्थापना कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो है एक ओर सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और दूसरी ओर जो है वाहन जनित जो प्रदूषण है उसमें भी कमी आएगी। हम लगातार शिकायत करते हैं कि शहरों में सड़कों पर बहुत ट्रैफिक हो गया है, हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अत्यधिक समय लगने लगा है। लेकिन शायद इस बात पर कभी गौर नहीं करते कि इस ट्रैफिक को बढ़ाने में हमारी और आपकी भी उतनी ही भूमिका है।
तो हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि हम कैसे इस ट्रैफिक को कम कर सकते हैं और सार्वजनिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करके आप इसमें अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। सर, विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस आज मनाया जा रहा है, तो इस दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों है और साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि हम परिवहन व्यवस्था के बारे में लोगों को जागरूक करें और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को व्यवस्थित करें। परिवहन प्रणाली हमारी जो है सतत हो, सुरक्षित हो, सहज हो, सुलभ हो, उसके जो विकल्प हैं वो बहुआयामी हों, यानी मल्टी मॉडल मोड जो है हम ट्रांसपोर्ट की स्थापना करें और हमें यह देखना पड़ेगा कि कहाँ पर किस तरह के परिवहन की आवश्यकता है। शहरों में जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके या सर्कल हैं या मार्केट हैं, वहाँ पर हम लोग जो है बहुत सारे, आपने कंट्री में देखा होगा कि ऐसे जगहों पर जो है सार्वजनिक वाहन या कोई भी ऐसे वाहन जो मोटराइज वाहन हैं उनका आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाता है, या तो साइकिल या फिर पैदल ही लोग जो है ऐसी मार्केट में जाते हैं। सर, जब बात थीम की जाती है तो हर साल एक नई थीम डिसाइड होती है जिसके इर्द गिर्द सारे आयोजन किए जाते हैं, तो साल 2024 की थीम क्या है सर? इस बार की जो थीम है ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हमें जो है बहुत ही मतलब हम किस तरह से प्रयोग करें, तो इस बार की थीम प्रयोगवादी है और उस प्रयोग में बेसिकली जो हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है या सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है वह कितनी सुरक्षित हो और कम से कम प्रदूषित हो। सरकार का भी इस ओर बढ़ावा है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन हम जो है परिवहन व्यवस्था में किस तरह से करें, हमारा ट्रांसफार्म किस तरह का हो परिवहन के क्षेत्र में कि वह सुरक्षित भी हो, प्रदूषण रहित हो और सबके लिए सुलभ भी हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सरकार जैसे बढ़ावा दे रही है, इसके लिए वित्तीय सहायता भी सरकार कर रही है। तो इसी तरह से हम सबको, नागरिकों को भी ध्यान देना है कि जो सुरक्षित हो और पर्यावरण की दृष्टि से जो है कम हानिकारक हो, जिससे प्रदूषण बहुत कम हो, हमें ऐसी प्रणाली को ही अपनाना चाहिए और ऐसे वाहनों को ही जो है क्रय करना चाहिए। तो लगातार हम सार्वजनिक परिवहन दिवस मना रहे हैं जो आज ही के दिन मनाया जाता है और पूरे नवंबर को यातायात जागरूकता के तौर पर भी मनाया जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्या कुछ सुविधाएं विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा आपके लिए मौजूद हैं, आप उनका कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं, इन पर भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आज घर परिवार में हम लगातार बात कर रहे हैं विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस को मनाने के साथ साथ कैसे सुरक्षित परिवहन एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करते हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमें उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग के अपर आयुक्त पुष्प सेन सत्यार्थी जी। ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ चलते हैं अपने कार्यक्रम के पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हम हैं कुछ खास, जहां हमारी खास कोशिश होती है कुछ सकारात्मक सी कहानियों को आप तक लाने के लिए। जीवन में लगातार संघर्ष तो है ही, चाहे हमारा हो या आपका हो, लेकिन सफल वही होता है जो उन संघर्षों को पार कर पाता है और बस आम से खास बन जाता है। एक ऐसी ही कहानी को चलिए आपसे जोड़ते हैं। जीवन में आय का स्रोत होना बेहद ज़रूरी होता है और उतना ही ज़रूरी होता है जीवन में खुशी और सुकून का होना। और जो व्यक्ति इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना जानता है वही खुशहाल जीवन को जीने के सीक्रेट को डिकोड कर पाता है और आम से खास बन जाता है। आज हमारे साथ हमें कुछ खास में लखनऊ के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बेहद स्वागत है आज हमारे इस सेगमेंट में। तो सर, खेती की बात हो रही है तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि खेती की तरफ आपका ये जुड़ाव कैसे हुआ, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? जी निधि जी, ये हैं तो हम डॉक्टर और डॉक्टर के पेशे में लगभग 20-25 सालों से जुड़े हुए हैं एज ए न्यूरोसर्जन।
लेकिन हमारी रूट्स जो हैं वो खेतों से ही हैं। हमारी दादा परदादा, हमारे फादर भी जो कि एग्रीकल्चर के ही प्रोफेसर थे, तो वहाँ से खेती में एक रुझान, एक इंटरेस्ट तो हमेशा से रहा है। चूँकि पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, अब यहाँ पे जब लखनऊ में हमें पास खेत आया है तो उसमें कुछ ना कुछ एग्जॉटिक, कुछ नया करने की एक इच्छा जागी है। तो सर आपने नया खेती की तरफ अपने पैशन को जाना, ये पैशन को जाने हुए कितना वक्त हो गया है? ड्रैगन फ्रूट की आइडिया हमें आई थी जब हमारे कुछ दोस्त जो कि यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, उन्होंने आइडिया दिया कि यहाँ पे आसपास कहीं भी ऐसे एग्जॉटिक फ्रूट्स नहीं होते हैं, तो इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ एक हो सकती है। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया, उनसे जाना, फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखी लखनऊ के वातावरण में ऐसे ट्रॉपिकल फ्रूट्स अच्छे से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, वहाँ से हमने इसको इम्प्रूव किया। सर आपने बिल्कुल सही कहा, ड्रैगन फ्रूट को एग्जॉटिक फल कहा जाता है और ये ज़्यादातर बाहर से ही आया करता था, मतलब इंटरनेशनल फ्रूट्स की कैटेगरी में इसे माना जाता है। तो इसकी खेती के बारे में आपको सीखना पड़ा होगा, बाकायदा आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ा होगा, तो ये जानकारियाँ आपने कहाँ से हासिल की? जैसे मैं बताया, हॉर्टिकल्चर के कुछ दोस्तों ने हमारे थे जिन्होंने कुछ आइडिया दी थी इसकी। हैदराबाद में इसका एक ड्रैगन फ्रूट्स का एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हम गए थे ट्रेनिंग के लिए, 1-2 दिन के लिए वहाँ पे भी गए थे। एंड वहाँ से हमने प्लांट्स भी वहाँ से मंगवाए थे, वहाँ से सीखा भी था कि सॉइल कैसी होनी चाहिए, पीएच कैसे होना चाहिए, इनसे फर्टिलाइज़र कितनी डालनी चाहिए, इसका कटिंग कब होनी है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर की हैं। फिर इसके फार्मिंग कहीं गुजरात में होती थी, तो गुजरात से भी हमने इन्फॉर्मेशन लिए, लोगों से बात की हमने फ़ोन पे, तो मल्टीपल सोर्सेज से, तो ये सब चीज़ों से गैदर करके हमने फिर स्टार्ट किया ये खेती। तो सर अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसा आपने बताया कि आपने इसकी जानकारी हासिल कर ली, फिर आपको इसकी खेती करनी है। बुक से पढ़ना और उसे लैंड पर लाना, दो तमाम तरह की चीज़ें हैं और बहुत मेहनत लगती है। तो आपने इस खेती की शुरुआत कैसे की? क्या कुछ टेक्निक्स होती हैं? आपने डायरेक्ट प्लांट लगाया या ये जो फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, ये डायरेक्ट सीड से उगता है? कैसे उगाया जाता है? कैसी मिट्टी होनी चाहिए? क्या वातावरण होना चाहिए? जैसे आपने देखा भी होगा कि ये कैक्टस वैरायटी का पौधा है, तो इसको पानी कम चाहिए होता है, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके प्लांट्स कटिंग्स आते हैं जिसमें जड़ें होती हैं, तो सारे प्लांट्स हमने बाय ट्रेन या बाय ये फ़्लाइट से हमने मंगवाए थे, हैदराबाद से भी एंड गुजरात से भी मंगवाए थे। और उसको फिर हमने यहाँ का सॉइल प्रिपेयर किया, गोबर खाद, नीम खाद, अनेक ऑर्गेनिक जो खाद होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, उन सबको डाल के सॉइल को प्रिपेयर किया। इस एरिया में वाटर लॉगिंग थोड़ी होती है, तो उसको भी हमने हाई अप करके प्रिवेंट करने की कोशिश की कि जड़ों में पानी लगे ना। एंड एक बार ये प्रिपेयर हो गया, फिर प्लांट्स को प्लांट किया गया। उसके पहले इनको चढ़ने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो आपने पीछे भी देखा होगा कि ये पिलर्स होते हैं कंक्रीट के, जिसको कि ये सपोर्ट से ये चढ़ता है धीमे धीमे, क्लाइंबिंग कैक्टस होता है ये। एंड उसके ऊपर से फिर ये अपना फैल के मतलब ब्रांचेज निकलती हैं और फिर फ्रूटिंग उसी में होती है। तो सर जैसे आपने बताया कि फ्रूट्स आने लगते हैं और आपने अलग अलग तरह से इसे यहाँ पे लाए हैं, उसके बाद डाला है, पानी की अलग व्यवस्था है, स्टैंड्स वगैरह क्रिएट किए गए हैं। फल आने के बाद ये प्लांट कितनी बार रिकर करता है? मतलब एक बार फल दे दिया, एक बार की ही ये फसल है या फिर हर साल चल सकता है? क्या कुछ पैदावार रहती है इसकी? ये ड्रैगन फ्रूट्स जब एक बार लगा दिए जाते हैं तो इसका एक बार क्लाइम कर जाते हैं, इनकी लाइफ अबाउट 20 to 25 ईयर्स की होती है। तो एक बार पौधा लगाने के बाद बार बार लगाना नहीं पड़ता है। फ्रूटिंग का एक सीज़न होता है, लगभग जुलाई अगस्त से लेके नवंबर तक इसमें फ्रूट्स निकलते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे निकलते हैं। एंड पर ईयर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, तो प्रोडक्शन हर साल बढ़ता जाता है। ये पहले साल में अगर 100 किलो निकलता है, अगले साल में मे बी 500 किलो निकलेगा, उसके थर्ड ईयर में 2-3 टन निकलेगा। प्रोडक्शन उस हिसाब से होता है। कहते हैं कि मैक्सिमम जब मैच्योरिटी हो जाती है पौधों की, 1 एकड़ में लगभग 5 से 10 टन प्रोडक्शन फ्रूट्स का साल भर में हो जाता है। सर ड्रैगन फ्रूट्स के अलावा आपके खेत में मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। गन्ने दिख रहे हैं सामने, केले दिख रहे हैं, तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके खेत में उगाई जा रही हैं? बाकी चीज़ें तो हमारे शौक़ की हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा गांव भी है वहाँ पे बनारस के पास में, वहीं से हम लोग ने एक खेती किसानी देखी है बचपन से। फादर भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे पहले। एंड इसलिए आप ये टाइप की चीज़ें देखेंगे जो हम लोग को ज़मीन से जुड़े रहने में एक इच्छा रहती है।
हमारी वाइफ भी हैं, वो भी जो है कि इन सब किसानों खेतों के बीच रही हैं, इनका भी इंटरेस्ट रहा है हमेशा कि हमें फ्रेश चीज़ें मिलें, ऑर्गेनिक खेती से मिलें, और हमें जो है कि कोई फर्टिलाइज़र वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खानी पड़ें। तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी पॉसिबल होता है, कुछ सब्जियाँ होती हैं डेली यूज़ की, गन्ने भी हमें कभी कभी पकड़ के तोड़ के खाने का इंटरेस्ट रहता है, केले कभी कभी मिल जाते हैं, हमारे बच्चों को भी इंटरेस्ट है, तो ये सब घर वाली चीज़ें हैं। खेत से तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जी, बिल्कुल। सर, अब क्योंकि खुद आप उगा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें फर्टिलाइजर्स भी जो यूज़ हो रहे होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे, यानी जैविक होंगे। जैविक खेती वर्तमान समय पे प्रशासन द्वारा भी बहुत जोर दिया जा रहा है कि इसी तरफ लोग बढ़ें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ऑर्गेनिक खेती कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है वर्तमान समय में? कि यहाँ पे जैसे गोबर खाद, नीम खाद, बोन मील होते हैं, ये जो नॉर्मल मिलते हैं, फिर प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मिलते हैं जो कंपनीज बनाती हैं, वो थोड़े से यूज़फुल हमारे से रहते हैं कि वो कम जगह पे ज़्यादा न्यूट्रिशन दे देते हैं। ऑब्वियसली पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र तो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, केमिकल चीज़ें होती हैं, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी अच्छी मिल जाएंगी उतना हेल्थ अपनी रहती है, उतना इन्फेक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स उसके कम रहते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि यदि आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही पैदावार की हुई चीज़ें खाने को मिलें, फ्रेश मिलें, तो हमेशा सेहत आपकी अच्छी रहेगी। सर, हम जिस फ्रूट के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, एज ए मेडिकल प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, तो ये फ्रूट हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? ड्रैगन फ्रूट की क्या कुछ विशेषताएं होती हैं? जी, ड्रैगन फ्रूट कहने के लिए मीठा फल होता है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि और किसी फ्रूट्स में नहीं मिलती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हाई मात्रा में मिलती हैं। सेवरल मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन बी, मल्टीपल मिनरल्स जो होते हैं, जो यूनिक होते हैं मिनरल्स, हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सेलेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब चीज़ें इस फल में बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। और अच्छा होता है कि मीठे के साथ में इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके सीड्स छोटे छोटे अंदर होते हैं, वो भी खाए जाते हैं। तो एक फाइबर एंड सीड्स वाला जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हेल्थ को रिवाइटलाइज करता है बेसिकली। तो सर, चाहे बात प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल शौक या पैशन को फॉलो करने की हो, जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का अवसर नहीं मिलता। तो जब आपने बोला कि आप खेती करने वाले हैं, तो आपकी फैमिली का क्या कुछ सपोर्ट रहा इसके पीछे? हाँ निधि जी, ये फैमिली जो है ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एंड जब भी हमने ये आइडिया लगाया कि हमें ये खेती करनी है, तो फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा है। फैमिली, हमारी वाइफ चूँकि इसमें इंटरेस्टेड भी रहती हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि फ्रेश चीज़ें खाने को हमें मिलें, तो उसमें हमेशा सपोर्ट रहा है। चाहे वो टाइम की बात हो, चाहे हम सुबह 6 बजे उठ के खेतों में आ जाते हैं, तो फैमिली कभी मना नहीं करती है, हमेशा जो है कि बोलती है कि हाँ जाइए वहाँ से, एंड सपोर्ट हमेशा रहा है। तो उसके बिना तो ऑब्वियसली काम नहीं हो सकते हैं। चलते चलते हम बस एक जल्दी से चीज़ जानना चाहेंगे, ड्रैगन फ्रूट की खेती जो करने के लिए और भी जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, ऐसा कुछ पैशन उनके अंदर है, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए समय कैसे निकाल सकते हैं, और किस तरह से ये खेती शुरू की जा सकती है? ड्रैगन फ्रूट का जो प्रोडक्शन होता है, ये एक्चुअली थोड़ी सी इनिशियली महंगी खेती होती है, क्योंकि इसमें आपका हार्डवेयर, कंक्रीट के पिलर्स, वो सब बनाने में खर्चा काफ़ी आता है। 1 एकड़ में लगभग 7 से 10 लाख रुपए का खर्चा इनिशियली आता है। तो जो भी भाई लोग जो कि इसको करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, मैं एडवाइस ये होगी कि थोड़ा बड़ा खेत हो तभी इसके बारे में कमर्शियली सोचें। छोटे खेतों में ये वायबल नहीं होगा। एंड इसके इंफॉर्मेशन के तमाम स्रोत मिलते हैं हमसे, दूसरे प्रोड्यूसर से, जो लोकल लोग होते हैं उनसे भी बात करके, या जैसे मैंने बोला हैदराबाद में भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इंफॉर्मेशन पहले गैदर करें, खेत अपना देखें, वहाँ पे सूटेबल ग्रोथ इसकी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वाटर लॉगिंग वहाँ पे ना हो, ड्राई एरिया हो, सबसे अच्छा होता है इसके लिए। एंड खाद वाद में इसमें इनपुट काफ़ी लगता है, तो कैपिटल इनिशियली ज़्यादा लगती है। तो सर, आज हमारे इस खास सेगमेंट में जुड़ने के लिए और अपने इतने खूबसूरत खेत को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो अक्सर हम ये कहावत सुनते हैं और आपने भी डेफिनेटली सुना होगा कि जीवन में कल क्या होगा ये हम में से किसी को नहीं पता, या आप या हम कल कहाँ होंगे ये भी नहीं पता। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में अपनी खुशी को ज़रूर प्राथमिकता दें। बस ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी ही अपनी लाइफ में प्राथमिकताओं को डिसाइड करते रहेंगे, अपनी खुशी को सर्वोपरि रखेंगे और आम से खास बनते रहेंगे। फिर एक नई खास शख्सियत के साथ हम करेंगे आपसे जल्द मुलाकात। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में लगातार संघर्षों को पार करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में आज इस विषय पर। सर, बात जब सार्वजनिक परिवहन की आती है तो सबसे बड़ा माध्यम होती हैं बस। तो सर, सार्वजनिक बसेस में क्या कुछ सुविधाएं होती हैं यात्रियों के लिए? देखिए, सार्वजनिक बसेस में जो है सुविधाएं, परिवहन निगम जो है वो डिलक्स बसेस भी चला रहा है, वातानुकूलित बसेस भी चला रहा है और जनरल बसेस भी चला रहा है। शहर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बसेस भी चल रही हैं, ईवी बसेस। तो इस विभिन्न कैटेगरी की बसेस चल रही हैं। अब आपको चयन करना है कि आपको आपका गंतव्य क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। शहर के अंदर के लिए आपको इलेक्ट्रिक बसेस का प्रयोग करना है। यदि आप जो है दूर की यात्रा करते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो वातानुकूलित बसेस हैं। और इन बसेस में जो है महिलाओं के लिए भी जो है विशेष कलर की, पिंक कलर की बसेस का भी जो है संचालन किया जा रहा है। महिलाओं के लिए जो पिंक बसेस चल रही हैं उनमें महिला चालक और महिला कंडक्टर, इन दोनों को जो है रखा जाना अनिवार्य है। लेकिन अभी प्रदेश में जो है महिला चालकों की जो है बहुतायत संख्या नहीं है, इसलिए पुरुष चालक जो है इसको चला रहे हैं। लेकिन इसमें कंडक्टर महिलाएं भी हैं। चूँकि प्रारंभ में इसमें इन बसेस में जो है महिलाओं के यात्रा करने की संख्या काफ़ी कम हुआ करती थी, तो इसलिए जो भी यात्रा कर रही है महिला, उनके साथ में उनके परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य वो भी यात्रा कर सकता है। सर, जैसे कि आपने पिंक बसेस का जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के सफ़र की सुविधा को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ रोजगार का एक बेहतर साधन भी बन गया है। तो महिलाओं के लिए कैसे बेहतर रोजगार विकल्प बन रहा है? देखिए, महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार विकल्प जो है, ड्राइविंग जो क्षेत्र है वो अभी तक जो है पुरुषों के लिए जो है ज़्यादा खुला हुआ है। यानी जो ड्राइविंग वाला जॉब है वो पुरुष ज़्यादा कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में अपार जो है अपॉर्चुनिटी है। विभाग भी इस ओर जो है काफ़ी संवेदनशील है, इसलिए महिलाओं के लिए जो है ड्राइविंग के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं वो भी आयोजित करते रहते हैं। जो भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स प्रदेश में संचालित हो रहे हैं उनमें महिलाओं को रियायती दरों पर जो है ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी जो है विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जो एक साथ जो है बहुत सारे वाहनों का संचालन करते हैं उनको भी इन राइटिंग जो है गवर्नमेंट ने जीओ जारी कर दिया है, जिसमें निर्देश दिया है कि 25% जो है आप महिला ड्राइवर की संख्या अनिवार्य है। आप 25% जो भी संख्या है उसमें महिलाएं अनिवार्य रूप से आपके यहाँ जो है जॉब पर रहेंगी। सर, ड्राइविंग की बात हुई और ड्राइविंग लाइसेंस की भी बात हुई, तो चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, एक आदर्श ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए क्या तय मानक हैं जिनको व्यक्ति को पूरा करना होता है? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो है 2-3 तरह की बातें हैं जिनको हमें जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला तो ये है कि किस एज में हम लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि उसके लिए किस तरह के जो है ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है कि सड़कों पर जो भी यातायात के नियम हैं, सड़क सुरक्षा के जो उपाय हैं उनके बारे में जो है हमें जानना चाहिए। तो पहला जो आपका एज फैक्टर है उसमें 16 साल की अवस्था में यद्यपि आप जो है जो हमारा एक्ट है, नियमावली है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो लाइसेंस जो है आपको विदाउट गियर वाली बाइक के लिए मिलेगा। वर्तमान में जो है कोई भी वाहन निर्माता कंपनी जो है वो 50 सीसी की क्षमता से कम वाली जो है बाइक नहीं बना रहे हैं। तो ऐसी दशा में जो है 16 साल की उम्र में लाइसेंस प्राप्त करना एक तकनीकी जो है बाधा के रूप में सामने आ रहा है। तो वास्तविक रूप से जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष की आयु में कोई भी नागरिक जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। उसको अपना पूरा उसके बारे में, यातायात के नियमों के बारे में, ट्रैफिक के जो चैप्टर हैं उनके बारे में, फिर सिमुलेटर पे उनका टेस्ट होता है। सिमुलेटर पे पहले जो है टेस्ट
उनका पूरा जब हो जाता है तब उनका फील्ड में जो टेस्ट लिया जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं जब पूरी हो जाती हैं तब उन्हें लाइसेंस दिया जाता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि लाइसेंस की वैसे उम्र तय 16 ही है, लेकिन क्योंकि अभी इसे टेक्निकली पॉसिबल कर पाना है ही नहीं, क्योंकि ड्राइविंग कंपनियां भी ऐसी गाड़ियां नहीं बना रही हैं, इतनी कम सीसी की गाड़ियां नहीं बना रही हैं। तो अब यहां पर आपकी जिम्मेदारी आती है। जी हाँ, वो तमाम अभिभावक जो इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को 18 साल से पहले गाड़ी चलाने की परमिशन ना दें। बच्चा गाड़ी तभी चलाता है जब आप उसे लेके दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि उसकी हर जिद को पूरा किया जाए, उसकी सुरक्षा उसकी जिद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को आप जरूर समझिए। तभी जब आप जिम्मेदारी से काम करेंगे, आपका बच्चा भी इस बात को समझेगा और उसी तरह जिम्मेदारी से आगे बढ़ेगा। लगातार परिवहन सुरक्षा से जुड़ी आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आपसे। सर, जब बात की जाती है परिवहन दिवस की, तो आज के दिन क्या कुछ खास आयोजन किए जाते हैं विभाग द्वारा? विभाग के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य यही होता है कि नागरिकों को जो है अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। तो इसमें सड़क सुरक्षा से जो है, जैसे बहुत सारे विद्यालयों में कार्यक्रम किए जाते हैं, चौराहों पर कार्यक्रम किए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जाता है और आम नागरिकों को यह बताया जाता है कि आप किस तरह से जो है सुरक्षित परिवहन प्रणाली को अपनाएं। सड़कों पर जब भी जो है आपका आवागमन हो या जब भी जाने की आवश्यकता हो तो सार्वजनिक वाहन व्यवस्था का ही जो है अधिकांश प्रयोग करें। जब बहुत आवश्यक हो, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आपके लिए जो है उपलब्ध नहीं हो रही हो, ऐसी दशा में ही जो है अपना व्यक्तिगत वाहन जो है प्रयोग करें। जब भी व्यक्तिगत वाहन अपना चलाएं तो उन सारे यातायात नियमों का पालन करें, जिनमें जो है जैसे यदि आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं। हेलमेट भी ISI BIS मार्क वाला जो है वही लगाएं। पीछे यदि कोई सवारी बैठी है 4 साल से ऊपर की है तो उसको भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनाएं। हेलमेट सर के ऊपर रख लेना ही पर्याप्त नहीं, उसकी नाट जो है सही ढंग से लगी हो प्रॉपर, क्योंकि कई बार जो है आप सर के ऊपर ऐसे ही हेलमेट रख लेते हैं, नाट नहीं लगाते सही ढंग से, और ज़रा सी भी कोई जो है छोटी मोटी टक्कर भी होती है तो ऐसी दशा में वो हेलमेट आपके सर से बाहर गिर जाता है और आप दुर्घटना के गंभीर जो है शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह से कार यदि आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं। सीट बेल्ट के बारे में लोगों को बड़ा भ्रम है कि सीट बेल्ट हम क्यों लगाएं। देखिए, आपकी कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों न हो, यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं और उस गाड़ी में जो है आपकी सुरक्षा के लिए एयर बैग लगे हुए हैं, यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाए होंगे तो एयर बैग नहीं खुलेंगे और दुर्घटना की स्थिति में आपकी जो है रक्षा नहीं हो पाएगी। हाँ। तो महंगी गाड़ी ज़रूर है, लेकिन आपने जो है चूँकि प्रॉपरली जो है जो सेफ्टी मेजर्स थे उनको आपने अनुपालन नहीं किया उनका, और महंगी गाड़ी होने के बाद भी जो है आपकी दुर्घटना की स्थिति में रक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये जो सीट बेल्ट है या हेलमेट है वो नितांत जो है आपकी सुरक्षा के लिए है। देखिए, चालान से तो आप एक बार बच सकते हैं, या चालान आपका हो गया है तो आप उसे पैसा दे करके भुगत भी लेंगे, लेकिन इन चीज़ों का, इन उपायों का यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं और अगर बाई चांस कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें सामने वाला या आपके लिए कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो तो अपूर्णीय है, वो पूरा ही नहीं किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं और लगातार शायद हमें स्कूल से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना सिखाया जाता है कि जब रेड लाइट हो तो आप रुकिए, जब आप पैदल हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग पे चलिए, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए। लेकिन पता नहीं क्यों हम स्कूल से निकलकर कॉलेज लाइफ पहुंच गए और कॉलेज से आज अपनी जिंदगी यानी स्ट्रगल की लाइफ को भी जी रहे हैं, फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी बेसिक सी बातें हैं और ये सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए ये नियम बने हैं, इन्हें फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा के साथ साथ परिवहन की जो सार्वजनिक सुरक्षित व्यवस्था है उस पर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। इस विषय पर हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बताते हैं आपको अपने खास सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है संगठन में शक्ति, जहां प्रशासन द्वारा अलग अलग योजनाओं को भी हम आपसे जोड़ते हैं। ऐसी ही योजना है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं ना तो आपके अंदर एक अलग उत्साह आता है और जीवन को जीने का, उसे खुशहाल बनाने की एक नई कला आती है। ये योजना भी बस कुछ ऐसा ही काम कर रही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, अलग अलग सुविधाओं से जोड़कर, अलग अलग कार्यों से जोड़कर। तो ऐसी ही सशक्त होती महिलाओं की कहानी से और ऐसे ही खुशहाल गांव से आइए आपको मिलाते हैं।
आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं न सिर्फ प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे पा रही हैं। महिलाओं की पहचान और सशक्तिकरण की राह को आसान बना दी। ऐसी ही योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन, जो अपने सतत ग्रामीण विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु लगातार प्रयासरत है। कैसे इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत और आजीविका स्तर में बदलाव आ रहा है, आज यही जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं बीकेटी के अस्ती गांव में। योजना के अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाएं संगठित हो अलग अलग समूहों या सामुदायिक संस्थाओं से जुड़कर स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। तो वहीं अनेकों महिलाएं योजना के अंतर्गत मिल रही ऋण सुविधा का लाभ उठाकर स्वयं का रोजगार स्थापित करने में भी सक्षम हो पा रही हैं। हमने संस्थान से कहा हमको लोन दिला दीजिए, हम दुकान खोलेंगे। तो उन्होंने हमको पैसा दिलाया, हम ये सब पूरी दुकान लगाया। हमारा धंधा बढ़िया भी चलता है, हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, और हमारे पति जो हैं तो अपनी सैलरी पाते हैं, तो अपना घर का खर्चा हम चला लेते हैं, तो उनकी सैलरी बच भी जाती है। इसी में हमारा काम हो जाता है। मैंने सरला दीदी से लोन लिया, उससे मैंने गाय पाली। गाय का दूध निकाल के मैं बेचती हूँ और मैं उससे अपना भी खर्चा चलाती हूँ और बच्चों का भी, अपने स्कूल की फीस है जैसे वो मैं जमा करती हूँ। और मैं मनरेगा महिला मीट पे पिछले 3 साल से काम करवा रही हूँ। मेरे अंडर में 20-25 लेबर काम करते हैं और समूह से जुड़ के यही जो है मुझे अपनी नाम और पहचान मिली। अस्ती गांव में न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण पाकर कोई बकरी पालन कर रहा है, तो कोई खिलौनों का लघु व्यापार स्थापित कर खुद की आमदनी को बढ़ा रहा है। आइए स्वावलंबी बनने की इनकी कहानियों को स्वयं इन्हीं से जानते हैं। मैंने बीसी सखी से, सिलरा दीदी से मैंने लोन लिया है। बकरी भी खरीदी है, बकरी बेचकर मैंने बकरा बेचकर अपन खर्चा पानी चलाती हूँ, खेत में लगाती हूँ, गेहूँ धान जो होता है बेचकर मैं खर्चा चलता है। मैं सरला दीदी के समूह से मैं जुड़ी हूँ। मैं कारोबार अपना बढ़ाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे टेडी वेयर के बनाने की ट्रेनिंग दी है और मैं अपना घर परिवार आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मेरा घर परिवार अच्छे से चले। आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, गरीब ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें बेहतर जीवन देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास ही है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। सर, हम आपकी तरफ दोबारा वापस आते हैं, क्योंकि जब हम सार्वजनिक परिवहन की बात कर रहे हैं तो प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हमारे व्हीकल्स हैं प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। जब हम सार्वजनिक विकल्प चुनेंगे तो ये प्रदूषण को कम करने में कैसे मददगार साबित होगा? देखिए, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का जितना भी ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो इसका सीधा परिणाम जो है सड़क पर आपको देखने को मिलेगा। सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आएगी। जब सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आएगी तो निश्चित रूप से जो है सड़कों पर जो है दबाव कम होगा, ट्रैफिक कंजेशन बहुत कम हो जाएगा और वाहन जनित प्रदूषण में कमी आएगी। तो हमें अपने जीवन में जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को ही अपनाना है और राज्य सरकार भी इसके लिए कटिबद्ध है कि सार्वजनिक परिवहन सेवा को बहुत ही चुस्त दुरुस्त और व्यवस्थित ढंग से जो है स्थापित करें। जैसे कि शहरों में अभी जो है इलेक्ट्रिक बसेस का ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो पोल्यूशन ज़ीरो है उनका। तो शहर के अंदर जो है वास्तव में इलेक्ट्रिक वाहनों की ही ज़रूरत है। इसी तरह से बहुत सारे और ऐसे चौराहे, सर्कल्स हैं या फिर बाज़ार हैं जहाँ पर हम वाहनों का जो है प्रतिबंध पूरी तरह से जो है प्रतिबंध करे जाने की ज़रूरत है और वहाँ पर या तो पैदल लोग जाएं या फिर जो है बहुत ज़रूरी है तो साइकिल या फिर इलेक्ट्रिक वाहन जैसे छोटी जो है बाइक वगैरह इलेक्ट्रिक बाइक है उनका प्रयोग किया जाए। तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हमें जो है हर तरह से लाभकारी है। सर, सार्वजनिक परिवहन में बसों के अलावा हमारी रोज़मर्रा की या छोटी यात्रा के लिए जो ई-रिक्शाज़ हैं, ऑटो हैं, टैक्सीज़ हैं, ये चलती हैं, तो इनसे जुड़े क्या कुछ मानक हैं? क्योंकि ये हर जगह आपको फर्राटा भरते नज़र आ जाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक जाम की, ये कि ये सवारी को बैठाने के लिए कहीं भी रोक देते हैं।
ऐसे में इनके लिए भी क्या कुछ मानक तय हैं? देखिए, ई रिक्शा और ऑटो जो भी शहर में चलते हैं उनके सबके मानक तय हैं। और ई रिक्शा जो है वो भारत सरकार ने जब इसको प्रमोट किया है तो उसका विकल्प ये था कि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के रूप में था। यानी व्यक्ति या नागरिक जहाँ पर जिस गली मोहल्ले में रह रहे हैं उस जगह से ही जो है उनको जहाँ पर सार्वजनिक उनको परिवहन मिलना है या स्टेशन या बस स्टैंड उनका पास में है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाना था। लेकिन दुर्भाग्य से ई रिक्शा जो है आज वो सभी जगह पर चल रहा है, तो इसे रेगुलेशन की बहुत नितांत आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन प्रत्येक ज़िले में जो है वो कटिबद्ध है और स्थानीय प्रशासन इसके लिए 3 विभाग जो है, यानी नगर विकास विभाग जिसमें नगर निगम आता है, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग, इन तीनों लोगों की मिलीजुली जिम्मेदारी है। लखनऊ में बहुत सारे मार्ग जो है ई रिक्शा के लिए जो है प्रतिबंधित किए गए हैं। यही एक्सरसाइज जो है प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ई रिक्शा जो है सभी जगह जाने की उसकी आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि ई रिक्शा में जो सेफ्टी मेजर्स हैं, ई रिक्शा भी बहुत कई तरह के आ गए हैं मार्केट में। कुछ जो है कुछ की डिज़ाइन जो है सुरक्षित है, कुछ बहुत ज़्यादा असुरक्षित भी बनाए गए हैं। तो इनमें भी जो है जो मानक के अनुरूप हैं ऐसे ही ई रिक्शा का पंजीयन जो किया जाता है। प्रायः कई बार देखा जाता है कि बिना पंजीयन के भी ई रिक्शा जो है संचालित हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में जो है हमारे जो प्रवर्तन टीमें हैं पुलिस और परिवहन विभाग की, वो उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई करती हैं और उनको डिसमेंटल भी करा देती हैं। सर, प्रदूषण की लगातार बात की जाए तो वायु प्रदूषण जांच भी अपने वाहन की कराते रहना चाहिए, तो इसके लिए क्या कुछ मानक तय होते हैं और कितने समय के अंतराल पर ये कराते रहना चाहिए? देखिए, प्रदूषण जांच जो है वो प्रत्येक जो डीजल और पेट्रोल के वाहन हैं उनको 6 महीने में कराना है। 6 महीने के अंदर आपको अपना जो है सर्टिफिकेट दोबारा ले जाना है। और आज जगह जगह पर जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रदूषण केंद्र हैं जो कि ऑनलाइन जो है जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप अपना वाहन ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपके वाहन का जो है प्रदूषण जांच हो जाएगी और यदि आप जो है मानक के अनुरूप हैं तो आपको आपके वाहन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक ग्रीन सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है जो आपके काम आता है। सर, जब मानक की बात होती है तो अलग अलग मानक तय किए जाते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने फर्राटा भरते ई रिक्शा की बात की, लेकिन बहुत आसानी से ये देखा जाता है कि चौराहों पर बहुत खड़े होते हैं। एक जगह डिसाइड है, एक स्टैंड डिसाइड है, लेकिन फिर भी ये नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही कर रहा है? प्रशासन इसके लिए सजग है। पुलिस और स्थानीय जो भी नगर निगम के लोग हैं वो इनके स्टैंड जो है वो नियत कर लेते हैं। नियत स्थान पर ही इनको खड़ा होना है। लेकिन कई बार जो है चूँकि ये एक होड़ सी रहती है तो उस होड़ में जो है फर्राटा भी भरते हैं और आगे निकल करके कहीं पर भी खड़ा करके सवारी भरने का भी प्रयास करते हैं। तो ऐसी दशा में प्रवर्तन जो टीमें हैं वो बराबर जो है कार्य कर रही हैं और इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करती हैं। प्रशासन लगातार अपना कार्य कर रही है, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप नियम कितने भी लागू कर लें, आप कितनी भी पॉलिसीज़ ले आएँ, योजनाएं ले आएँ, वो सफल तभी होती है जब आम जनता उन्हें फॉलो करती है। जो फर्राटा भरते वाहन हैं वो सवारी को बैठाने के लिए रुकते हैं। अब एज सवारी आप अगर उन जगहों पर खड़े ही ना हो, मतलब जो जगह तय है सिर्फ वहीं खड़े हों, बीच रोड पर आप ऑटो को रोके ही नहीं, तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। सवारियां जब उन्हें बीच रास्ते मिलेंगी नहीं तो वो ऑटो रोकेंगे ही नहीं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही जगह पर जाकर खड़े हों ऑटो या ई रिक्शा को पकड़ने के लिए। सर, ड्राइविंग लाइसेंस पर जब बात आती है तो हम ड्राइवर के लिए बहुत सारे मानक तय कर देते हैं, लेकिन जब कोई भी ड्राइवर होता है तो उसका उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिचालक की। तो परिचालक यानी कंडक्टर के लिए क्या कुछ मानक होते हैं? देखिए, कंडक्टर के मानक जो है, जो नियमावली है उसमें नियत है। पहली बात तो कंडक्टर का एक लाइसेंस जो है होता है, उस लाइसेंस को मिलने के बाद में ही वो कंडक्टर के लायक होता है। फिर उसकी जो है एक यूनिफॉर्म होती है, उसको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। उसके साथ साथ उसे अपने जो है नाम और पदनाम का जो है एक जो है जेब के पास में लगाना पड़ता है, एक पट्टी का। फिर एक उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो उसकी बस में जो भी यात्री कर रहे होते हैं उनके साथ उसका बिहेवियर का तरीका कैसा होना चाहिए। कंडक्टर का बिहेवियर हमेशा जो है शांत, सौम्य, सरल होना चाहिए। उसे किसी भी यात्री से जो है क्रोध की स्थिति में बात नहीं करनी चाहिए।
और कई बार यात्री क्यूरोसिटी में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हो सकता है उसका संबंध जो है उससे सीधे सीधे न हो। ऐसी दशा में भी किसी भी परिचालक को जो है बहुत ही संयमित ढंग से उत्तर देना चाहिए। तो एक सफल ड्राइवर के साथ साथ एक अच्छा और सुरक्षित परिचालक की भी महती भूमिका होती है। साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है हमारे अगले सेगमेंट की, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ बेहद काम की लेकिन बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको पता चलती हैं हमारे सेगमेंट टिप्स में, जहाँ आज लगातार बात हम सड़क सुरक्षा परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुरक्षित सफ़र के लिए इन छोटी छोटी बातों का रखें ध्यान। जब भी आप रोड पर सफ़र कर रहे हों तो ध्यान केंद्रित रखें, यानी अपना फोकस बनाए रखें। फ़ोन, टैबलेट या किसी भी अन्य गैजेट का इस्तेमाल ना करें। जब आपका मूड खराब है, आप गुस्से में हैं, तो गाड़ी ना ड्राइव करें, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप नकारात्मक भावनाओं के साथ ड्राइव करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आप रोड पर या गाड़ी चलाने पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा हो सकता है कि शायद आप गलत टर्न ले लें, ऐसा हो सकता है कि आगे चलने वाले या पीछे चलने वाले पर आपका ध्यान ना जाए और दुर्घटना की संभावना बन जाए। ये भी बेहद ज़रूरी है कि जब आप लंबी यात्रा कर रहे हैं, मतलब कुछ घंटों की यात्रा होने वाली है, तो थोड़ी देर बाद आप छोटे छोटे ब्रेक्स लें, अपनी आंखों को आराम दें। साथ ही साथ कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, ये बार बार कहा जाता है। फिर लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ही लिए, किसी भी तरह के अल्कोहल को लेने के बाद आप कभी भी ड्राइव मत करिए, क्योंकि ये आपके जजमेंट पावर को कमज़ोर कर देती है। सबसे महत्वपूर्ण कि आप जब रोड पर हों तो अपने इम्पेशेंट बिहेवियर को थोड़ा अपने से अलग रखिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट आपके अधीर होने से होते हैं, यानी जल्दबाजी के कारण होते हैं। जब आप घर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलेंगे तो आप रोड पर भी पेशेंटली बिहेव कर पाएंगे। बिना वजह ओवर स्पीडिंग में गाड़ी मत चलाइए, हॉर्न मत बजाइए और सतर्क रहिए। यही आपके सुरक्षित सफ़र की सुनिश्चित करता है। आज घर परिवार में हम लगातार बात कर रहे हैं सुरक्षित परिवहन सुरक्षित भविष्य इस बारे में, क्योंकि हम सभी मना रहे हैं विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, जहां पर ढेर सारी जानकारियां साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग के अपर आयुक्त पुष्प सेन सत्यार्थी जी। सर, हम आप तक दोबारा लौटना चाहेंगे और बहुत सारी ड्राइविंग की जब हम बातें करते हैं तो क्या कुछ ऐसी भी सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए जो स्टूडेंट वर्ग से जुड़े हुए हैं या श्रमिक वर्ग से जुड़े हुए हैं? स्टूडेंट और श्रमिक वर्ग का जो परिवहन निगम की बसों में जाने के लिए उनको एक जो है रियायती दरों पर मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक एक पास की सुविधा बन जाती है, जिसमें कंसेशनल रेट पे उनको जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन उनको निःशुल्क जो है यात्रा का कोई जो है प्रावधान नहीं है, लेकिन कंसेशनल रेट पे है। थोड़ा बहुत आपको रेट नॉमिनल हो जाते हैं, इसकी सुविधा आपको मिल जाती है। सर, हम बहुत सारी बातें आज के विषय से तो कर रहे हैं और ये सारी प्रोफेशनल बातें भी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपके निजी जीवन में जाएं। हमें पता है कि आपको लिखने का, पोइट्री करने का भी शौक है, तो आज इस मौके पर कुछ खास आप जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ हमारा वो काफ़ी लेखन रहता है, लेकिन आज हम 4 लाइनें केवल बताना चाहेंगे जी। कि हम जब भी सड़क पर निकलें सुरक्षित अपना चलें, जितने भी आपके जो है यातायात के नियम हैं उनका पालन करें, जो भी जो है सुरक्षा के उपाय हैं उनको जो है अपनाएं, क्योंकि एक जरा सी लापरवाही हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है स्वयं के लिए या फिर सड़क पर जो भी लोग जो है चल रहे हैं उनके लिए। तो एक सावधानी हमें मंजिल मिला देती है, एक सावधानी हमें मंजिल मिला देती है, जरा सी लापरवाही किसी की जान ले लेती है, जरा सी लापरवाही किसी की जान ले लेती है। घर से निकलना तो सड़क पर संभल कर चलना, घर से निकलना तो सड़क पर संभल कर चलना, क्योंकि हमारी एक गलती हज़ारों सपने जला देती है, हमारी एक गलती हज़ारों सपने जला देती है। सर, बहुत खूबसूरत, हर शब्द इस पंक्ति का बहुत खूबसूरत है और हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है।
सर क्योंकि ठंड का मौसम लगातार बढ़ गया है तो हम जल्दी से ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब ठंड आ रही है, कोहरा होगा, तो सार्वजनिक परिवहन में इसके लिए क्या कुछ सुविधा रहती है विभाग द्वारा? देखिए, कोहरे के मौसम में ड्राइविंग में विशेष सावधानी की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि सभी वाहनों में जो है येलो लाइट का प्रोविज़न होता है। तो जब भी कोहरा आपके सामने हो तो येलो लाइट का जो है आप प्रयोग करें, चाहे बस हो, आपकी कार हो या दुपहिया वाहन हो, सभी वाहनों में होता है। यदि किसी वाहन में जो है इनबिल्ट नहीं है तो उसमें प्रोविज़न होता है कि आप एक येलो लाइट जो है वो अलग से लगवा लें और फॉगी सीजन में उसका नितांत रूप से प्रयोग करें। दूसरा आता है कि सड़कों पर जो रेखाएं होती हैं, सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, तो ये बहुत काम आती है। जब भी आप जो है कोहरे में वाहन चलाएं तो इस रेखा का जो है बहुत ध्यान रखें। ये रेखा जो है यदि बहुत चौड़ी सड़क है तो उसमें देखा होगा आपने एक बीचों बीच में जो है एक पट्टी होती है और सड़क के दोनों किनारों की तरफ होती है। तो बीचों बीच की जो रेखा है वो हमें ये बताती है कि ये हमारा जो है एक डिवाइडर है, यानी उस रेखा को दाहिनी तरफ क्रॉस नहीं करना है, उसके बाएं ही हमें चलाना है रेखा के सहारे, उस लाइन के सहारे। फिर जो बाएं वाली होती है किनारे पर, उसका तात्पर्य यह है कि उसके सहारे जब हम चलेंगे तो बाएं यानी उससे नीचे हमें अपना वाहन कोहरे के में कभी नहीं उतारना है। तो इन रेखाओं का प्रयोग करके, इनका सहारा लेकर के हम कोहरे में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोहरे में जब बहुत ज़्यादा डेंस हो, यानी विजिबिलिटी जीरो हो, तो ऐसी दशा में हम कहीं पर विश्राम ले लें और बहुत ज़रूरी नहीं है तो ऐसी दशा में हम वाहन न चलाएं। आलस या आपको नींद आ रही है या थके हुए हैं, ऐसी दशा में भी कोहरे में बिल्कुल यात्रा न करें और न ही जो है वाहन चलाएं। तो ये कुछ छोटी मोटी सावधानियां हैं जिनको अपनाएं, जिससे जो है आपकी कोहरे की दशा में सुरक्षित यात्रा होगी। सर, आज इस बहुमूल्य विषय पर अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए और साथ ही साथ इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने आपको कहा कि ये जो बातें हैं सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई, यात्रा या परिवहन से जुड़ी हुई, इन्हें शायद कुछ मिनटों में समेटा नहीं जा सकता, क्योंकि जब बात आपकी सुरक्षा की आती है ना तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाता है और विषय जितना इम्पोर्टेंट होता है उस पर बात करना, उसके बारे में संज्ञान लेते रहना हमेशा ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो ये याद रखेंगे कि आप अपने पीछे एक पूरे परिवार को छोड़ जा रहे हैं जो आपके इंतज़ार में बैठा है। सड़क पर आप मौजूद हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ये न सिर्फ आपकी जान की सुरक्षा को निश्चित करता है बल्कि और लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। इसी उम्मीद के साथ आज इस विषय पर हमारी आपसे ये जानकारियां साझा करने का प्रयास सफल रहा होगा। इस उम्मीद के साथ घर परिवार के आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर आपसे करेंगे पुनः मुलाकात। नमस्कार।